हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा हमें प्रदान की गई है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम देखेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें हम अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस अध्याय को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पहला ही अध्याय होगा। इससे पहले हमने कक्षा 8वीं का एक भी वीडियो नहीं डाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके और आप अपना काम पूरा कर सकें। तो चलिए, हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और कमेंट भी करके बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न स्टार्ट होने से पहले हमें दिया गया है परीक्षा जो अध्ययन के पाठ के पूर्व की जो तैयारी है वो दी गई है। इसमें हमें यहाँ पर कुछ उपकरण दिए हुए हैं, जैसे कि हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड्रिल, बस, तालाब। इनमें से हमें कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण बताना है कि कौन से उपकरण हैं जो कृषि कार्य में उपयोग किए जाते हैं। जिसमें से हमने हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड्रिल, इसको हमने लिख लिया है कि ये जो उपकरण हैं ये किस में उपयोग होते हैं, हमारे कृषि कार्य में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं आगे कि हाँ, इसमें हमें बताया गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि कोई उपकरण आपने देखे हैं इन उपकरण के अलावा तो आप उन्हें भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो देखिए, इन उपकरण में जैसे उनके अलावा हैं जो हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कल्टीवेटर, जो कि इसमें नहीं दिए हैं। यदि इसके अलावा भी आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमने कुछ और उपकरण लिखे हुए हैं। आप भी इन्हें ही लिख सकते हैं या फिर अन्य भी लिख सकते हैं। चलिए, आगे हमें देखिए कुछ बॉक्स दिए गए हैं और इनमें हमें लिखा हुआ है बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, भंडारण, खरपतवार से सुरक्षा। तो इनको हमें क्रम से जमाना है। सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है। यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान के रूप में दिया गया है और इनको इसमें है। तो सबसे पहले दिया गया है मिट्टी की तैयारी करना। तो चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या है, मिट्टी की तैयारी करनी होती है। उसके बाद बुआई का कार्य होता है, फिर खाद एवं उर्वरक देना, और इसके बाद सिंचाई, और सिंचाई के बाद खरपतवार से सुरक्षा। इसके बाद कटाई की जाती है और सबसे अंत में क्या किया जाता है, भंडारण। तो इसको क्रम से जमाना है, हम लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा प्रश्न 1 शुरू होता है, जिसमें कि हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह है कि गेहूं, चना, मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो देखिए, गेहूं, चना और मटर ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं जो कि सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक इनकी कटाई की जाती है। तो इनके लिए उपयुक्त समय अवधि कौन सी होगी, अक्टूबर से मार्च तक की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है जो हमसे पूछा गया है कि पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो देखिए, इसके लिए हमने जो सिंचाई की ड्रिप तंत्र प्रणाली है वो पढ़ी हुई थी। इसमें क्या होता है कि जो पाइप है, एक मुख्य पाइप से बहुत सारे पाइप हैं जो ऐसे जुड़े रहते हैं और सीधे जाकर के कहाँ पर, पौधों की सीधे जड़ों में इनका जो पानी है बूंद बूंद करके, जैसे मान लीजिए कि ये पौधा लगा हुआ है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है, तो इसकी जड़ों, ये पाइप सीधा कहाँ पानी देगा, इसकी जड़ों पर, और पानी भी कैसा, बूंद बूंद करके गिरता है। इसलिए इसका नाम ही है ड्रिप तंत्र प्रणाली। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ड्रिप तंत्र।
चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो तीसरे नंबर पर हमें जो विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है वह है कि बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो इसमें हमें बताना है कि जैविक खाद के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है वह है कि इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी कि कथन ए और बी दोनों ही सही हैं। इसके बाद जो हमसे पूछा गया है चौथे नंबर पर विकल्प कि कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो देखिए, जो कंबाइन मशीन है इससे श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है। इसके बाद हमारा अगला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह है, हमें यहाँ पर 3 गमले दिए गए हैं। देखिए, लिखा है उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित करके लगाया गया है। बताइए कि किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो देखिए, जो गोबर की खाद वाला गमला है इसमें गोबर की खाद है जो वो जैविक खाद होती है। तो इसमें जो चने के पौधे उगेंगे वह सबसे ज़्यादा स्वस्थ होंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या अन्य रसायन का उपयोग नहीं किया गया है, जैविक खाद का उपयोग किया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गमला ए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है, जिसमें कि हमें खालिस्तान दिए गए हैं और इनमें हमें सही खालिस्तान हमें यहाँ पर दिए भी गए हैं, उनमें से हमें चुनकर लिखना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान है जो हमसे पूछा गया है कि बूझो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। बूझो द्वारा, क्योंकि बूझो का खेत कैसा है, असमतल, तो इसमें सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा, छिड़काव तंत्र विधि का। और यहाँ पर हमें लिख देना है छिड़काव तंत्र विधि। खालिस्तान नंबर 2 है जो उसमें पूछा गया है कि पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है। उसके परिवार के सभी सदस्य खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो पहेली है वो समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, इसलिए उसके परिवार के जो सदस्य भोजन के रूप में क्या उपयोग करते हैं, मछली। खालिस्तान नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया है कि खाद से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो खाद से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस। खालिस्तान नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि बूझो ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खालिस्तान का प्रयोग करेगा। तो देखिए, अवांछित पौधों को ही हम खरपतवार बोलते हैं, और खरपतवार को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, खरपतवार नाशी का। तो यहाँ पर हम खालिस्तान में लिख देंगे कि खरपतवार नाशी। 5वां जो खालिस्तान है उसमें पूछा गया है कि घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो घरों में अनाज के भंडारण में किसका उपयोग किया जाता है, नीम की पत्तियां, नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने प्रश्न 1 जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं और प्रश्न 2 जिसमें कि खालिस्तान दिए हैं, इनको हमने देखा कि हम किस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न शुरू होता है कि इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से हमें 2 त्योहारों के नाम बताना है। तो देखिए, वैसे हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते हैं जो कि फसल कटाई के समय मनाए जाते हैं, जिसमें से हमने लिखे हैं बिहू जो कि असम राज्य में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, अक्षय तृतीया उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसके अलावा हम दीपावली, होली इनको भी लिख सकते हैं जो कि संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं। दीपावली, होली ये भी फसल कटाई के समय ही मनाए जाते हैं, तो इनको भी हम लिख सकते हैं।
इसके बाद हमसे अगला प्रश्न है जो वो पूछा गया है कि निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो हमारे पास कुछ फसलें दी गई हैं, जैसे कि धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली। इनको हमें खरीफ की फसल और रबी की फसल में वर्गीकृत करना है। तो देखिए खरीफ की फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली ये आ जाएंगी, और बाकी की जो फसलें बची हुई हैं चना और मटर ये किस में आ जाएंगी? रबी की फसल में। तो इस प्रकार से हमने इनको वर्गीकृत कर दिया। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें हमसे पूछा गया है कि बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो देखिए बाजरा है जो, बाजरे की जो फसल है एक खरीफ की फसल है, खरीफ फसल है, और हम जानते हैं कि खरीफ की जो फसल है उसे वो कौन से महीनों में, जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर के महीनों में उगाई जाती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि बाजरे की फसल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। इसलिए बाजरे को उगाने के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने हैं जो वो सबसे उपयुक्त महीने होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जिसमें कि हमें कुछ जो सिंचाई के जो ये हैं क्रम हैं, इनको हमें सही क्रम में जमाना है। निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का एक रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इन्हें हमें क्या करना है? सही क्रम में जमाना है। तो देखिए हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार होने के बाद बुआई करना, बुआई करने के बाद खाद एवं उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक देना। इसके बाद सिंचाई का कार्य होगा, सिंचाई के बाद खरपतवार से सुरक्षा, और फिर कटाई, और कटाई के बाद गेहूं का भंडारण। इस प्रकार से हमने इनको सही क्रम में जमा दिया। यहाँ पर दोनों नहीं, उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक दोनों, खाद एवं उर्वरक देना है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो खाद एवं उर्वरक देना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर हम जाएंगे, जिसमें कि प्रश्न पूछा गया है हमसे कि एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण के पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए किसान ने क्या किया, सब कुछ अच्छा किया, फसल भी अच्छी प्राप्त हुई, लेकिन उसने उसको अच्छे से सुखाया नहीं है। तो फसल है जो, बीज हैं उनमें नमी रह जाएगी, पानी की मात्रा रह जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि फसल है जो, फसल में सूक्ष्म जीव, पीड़क ये पनप जाएंगे, सूक्ष्म जीव पनप जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे और फफूंद भी लग सकती है। और जब फसल में नुकसान होगा, फसल पूरी तरह से खराब भी हो सकती है, जिससे किसान को आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जो वो है कि बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है? तो देखिए दोनों तरीकों में से जो सीड ड्रिल द्वारा बुआई की गई है वह तरीका कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, उपयुक्त रहेगा। इसलिए हम इस क्यों रहेगा, तो देखिए हम इसको इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दोनों तरीकों में से बुआई के लिए सीड ड्रिल का चयन सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सीड ड्रिल से बुआई करने पर बीजों के बीच में क्या होगी? उचित दूरी होगी एवं मिट्टी में जो बीज बोए जाएंगे वो उचित गहराई पर बीज बोए जाएंगे। तो सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत भी होती है। इसलिए दोनों तरीकों में से सीड ड्रिल का जो तरीका है वो सही तरीका है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 9। इसमें क्या है, हमें ये सिंचाई के कुछ साधन दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर हमें बताना है कि कौन सिंचाई का कौन सा साधन है। और इसमें चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं हम कि चित्रों को देखकर चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित हैं? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो देखिए ये जो चित्र है ये सिंचाई
करने का मोट तरीका है। ये रहट है, ये छिड़काव तंत्र है और ये ड्रिप तंत्र है। इस प्रकार से हमने जो सिंचाई के तरीके हैं उनका नामांकन किया। अब हमें बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा जो जल की कमी वाले क्षेत्र हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो देखिए, हम बता सकते हैं कि सिंचाई की इन पद्धतियों में से ड्रिप तंत्र प्रणाली है जो ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि इस सिंचाई तंत्र में जो छोटे छोटे पाइप हैं मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं और इनकी जो पाइप हैं बिल्कुल पौधों की जड़ों के पास जुड़ी हुई होती हैं और पानी बूंद बूंद करके गिरता है और बहुत जो पानी है उसकी बहुत ही कम मात्रा में हानि होती है। इस प्रकार से जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र प्रणाली कैसी है? वरदान है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमसे पूछा गया है कि कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उगाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? यदि ना हटाएं तो क्या होगा, हमें ये भी बताना है। तो देखिए, इन अवांछित जो पौधे हैं इन अवांछित पौधों जिन्हें कि क्या कहा जाता है? खरपतवार। इनको नियंत्रित करने के कई तरीके हैं जो कि हम अपना सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि खरपतवार की निराई करके, निराई करना मतलब इन पौधों को हाथ से उखाड़कर अलग किया जा सकता है। एक अन्य तरीका खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके, जो दवाइयाँ आती हैं मार्केट में जिन्हें कि खरपतवार नाशी कहते हैं, उनका उपयोग करके भी इन पौधों को नष्ट किया जा सकता है। और मिट्टी को फसल बोने से पूर्व ही तैयार करके, मिट्टी को पहले से ही ऐसा तैयार कर लिया जाए कि ये जो खरपतवार हैं ये उगे ही ना। इस प्रकार से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। इनको नियंत्रित करना आवश्यक ही क्यों है? क्योंकि जब खरपतवार पौधे उग आते हैं तो ये क्या करते हैं? फसल के साथ जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करते हैं। ये भी तो जल लेंगे, पोषक तत्व लेंगे और जगह घेरेंगे, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है, उनकी वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसी कारण इन्हें हटा दिया जाता है। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। इसमें पूछा गया है कि एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? तो देखिए, इन बीजों को हम पानी में डालेंगे। जो बीज स्वस्थ होंगे वे बर्तन की तली में नीचे बैठ जाएंगे, जबकि कमजोर बीज हैं जो वो पानी के ऊपर क्या होंगे? तैरने लगेंगे। इस प्रकार से हम स्वस्थ और कमजोर बीजों को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? तो देखिए, सूखा भूखंड दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस भूखंड बीजों को बोने से पूर्व सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे, अर्थात मिट्टी की जो भूखंड है उसकी सफाई करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जुताई कर देंगे। और जुताई करने के बाद मिट्टी है जो वो सरंध्र हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी पलट जाएगी और उसमें सरंध्रता आ जाएगी, जिससे बुआई करते समय बीज हैं जो वो आसानी से उचित गहराई पर बोए जा सकेंगे एवं पौधों की जड़ें हैं जो वो आसानी से गहराई में जा सकेंगी। और मिट्टी, इसके बाद हम क्या करेंगे? मिट्टी की जांच भी करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? मिट्टी की जांच करवाने से हमें पता चल जाएगा कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, और इस प्रकार से हम उर्वरक और खाद का चयन कर सकते हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में इस पोषक तत्व की कमी है तो ये वाली खाद या उर्वरक डाली जानी चाहिए। और भूखंड में देखिए, एक सूखा भूखंड है, हमें क्या पता कहाँ जल भरेगा कहाँ नहीं भरेगा, तो उचित जल निकासी की व्यवस्था भी करेंगे जिससे कि भविष्य में जल भराव की समस्या ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। यहाँ से हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें क्या है? हमें ये जो बूझो और पहेली की बातचीत दी गई है इसको पढ़ना होगा पहले। चलिए, तो हम इसको एक बार पढ़ लें। बूझो तथा पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। बूझो ने कहा कि पहेली, तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली ने कहा, हाँ, मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अधिक मात्रा में डाला है। तुम बताओ।
बूझो। हाँ, मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर रहा हूँ। पहेली बोली, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। ये पहेली ने बताया। पहेली, बूझो, तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगा और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। चलिए, इनकी बातचीत हो गई है, इसके बाद होती हैं हमारे प्रश्न स्टार्ट। इसी बातचीत के आधार पर हमें प्रश्न देना है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता से पाए जाते हैं। तो हमने अभी देखा कि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मिट्टी को जो ह्यूमस है कौन प्रदान करता है। तो मिट्टी को ह्यूमस जैविक खाद प्रदान करती है। अगला जो प्रश्न है वह है जैविक खाद से क्या लाभ है। तो जैविक खाद से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है। फसल है जो गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। तो इस प्रकार से जैविक खाद के ये लाभ हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों। तो देखिए, दोनों में से फसलों के लिए खाद अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है और इससे मिट्टी का गठन भी सुधरता है। इसलिए जो उर्वरक और खाद है, दोनों में से खाद अच्छी रहती है। चलिए, इसके बाद हमसे उर्वरकों के कोई 2 उदाहरण पूछे गए हैं। तो हम कोई भी 2 नाम दे सकते हैं, जैसे यूरिया, पोटास, सुपर फास्फेट। हमने यहाँ पर 3 नाम दे दिए। चलिए, आप और भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उर्वरक के नाम दे दिए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। इसमें हमसे पूछा गया है कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई है, इसके संभावित कारण बताना है। देखिए, किसान है जो उसके यहाँ की परिस्थितियां अच्छी थी, खाद और उर्वरक का उपयोग भी किसान ने अच्छा किया, लेकिन इसके बाद भी फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, हमें ये संभावित कारण बताना है। तो देखिए, हो सकता है कि किसान ने जो बीज बोए हों वो बीज खराब हो, बीज स्वस्थ ना हो सकता है कि जब फसल उसकी लगी हुई थी उसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप हो गया हो, इसलिए फसल अच्छी प्राप्त ना हुई हो। या हो सकता है कि फसल की देखभाल अच्छे से ना की गई हो, पानी की कमी या अधिकता हो सकती है जिस कारण से फसल की पैदावार अच्छी ना हुई हो। मिट्टी की जांच, हो सकता है कि किसान ने मिट्टी की जांच अच्छे से ना करवाई हो और उर्वरक तो दिया हो, लेकिन जांच के अभाव में गलत उर्वरक दे दिया हो, तब भी फसल पर प्रभाव पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि किसान फसल चक्रण व्यवस्था को ना अपनाता हो तो फसल की पैदावार अच्छी ना हुई हो। इन संभावित कारणों की वजह से किसान को अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई होगी। ये संभावित कारण हैं। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है कि एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया है जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अर्थात इसमें भी किसान को क्या प्राप्त नहीं हुआ, अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं हुई। तो इसमें भी हमें संभावित कारण बताना है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए, कारण हो सकता है कि खेत की मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, खेत की मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी हो सकती है जो फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। हो सकता है कि कीट एवं रोगों का प्रकोप हुआ हो, जल की कमी या अधिकता हो सकती है, मिट्टी की जांच के अभाव में गलत उर्वरक का चुनाव भी हो सकता है। तो ये सारे संभावित कारण हो सकते हैं जिससे कि पैदावार के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।
अब पूछा गया है 12 नंबर में हमसे कि यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते। तो देखिए इसमें आपको अपने प्रयास बताना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपेक्षित परिणाम के लिए निम्न प्रयास कर सकते थे। जैसे सबसे पहले खेत की जुताई करके जैविक खाद देते, इसके बाद मिट्टी की जांच करवाकर पोषक तत्वों की कमी का पता करते ताकि हम उचित उर्वरक का क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें, और उचित बीजों स्वस्थ एवं उचित बीजों का क्या करते, चयन करते, खरपतवार को हटा देते, खरपतवार को हम क्या करते, हटा देते। इस प्रकार से हम इस प्रकार अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करते। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में पूछा गया है, देखिए प्रोजेक्ट वर्क में हमें बताना है कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली, ये आपको करना है और करके देखना है कि मूंग और चने के बीज लेना है और क्या करना है, उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखना है एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करना है। ये मैंने संभावित लिख दिए हैं, लेकिन आपको ये करके देखना है। क्या करना है कि मूंग और चने के बीज गीली रुई कपड़े में भी रख सकते हैं, लेकिन वो सूखे ना, सूखने लगे तो उसमें हल्का सा पानी छिड़क देना है और लपेट के रखना है। फिर देखना है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आपको 24 घंटे में देखना है कि 24 घंटे में क्या हो रहा है, 2 दिन में क्या हो रहा है, 5 दिन में और 10 दिन में। तो देखिए 24 घंटे में अंकुरण दिखने लगता है और 2 दिन बाद देखेंगे तो वो अंकुर बड़ा होने लगता है। 5 दिन में हमें हल्का सा पौधा दिखाई देने लगता है और लगभग आगे पौधा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो बीज का अंकुर बीज है हमें पौधा बनता हुआ दिखाई देता है। ये आपको करके देखना है और फिर लिखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जैसा जैसा देखा है वैसे हमें यहाँ पर इनके क्या करने हैं, चित्र बनाने हैं। जैसे आप बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें जब 5 दिन में क्या होगा, 24 घंटे में अंकुरण दिखाई देगा, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए हमने मान लीजिए कोई बीज लिया, इस बीज में हमें हल्का सा अंकुरण दिखा और इसके बाद क्या होगा, यही बीज है, इसका अंकुरण हमें थोड़ी बड़ा दिखाई देगा। फिर क्या होगा, ये जो बीज का जो अंकुरण है ये इसमें हमें हल्की हल्की सी पत्तियां दिखाई देने लगेंगी पौधे का आकार लेते हुए। ठीक है, और इसके बाद इस जो ये है बीज खराब होने लगेगा और इसमें हमें हल्का सा ऐसा पौधा दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट पौधा क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। तो आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि किसी खेत या नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करना है कि बीज चयन का महत्व क्या है, बीजों को चयन करने से क्या होता है। तो देखिए बीज चयन का जो महत्व है, यदि हम बीज चयन करेंगे तो क्या होगा, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करने से हमें क्या होगी, उपज अधिक प्राप्त होगी। फिर पूछा गया है कि सिंचाई की विधियां, तो सिंचाई की जो विधियां हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियां जैसे छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, इनका उपयोग करने से जल की हानि से बचा जा सकता है। अधिक शीत एवं अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि चाहे अधिक ठंड हो, अधिक गर्मी हो या अधिक वर्षा हो तो पौधों पर इसका कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, तो उपयोग में इनका प्रयोग उचित मात्रा में करना चाहिए, ना कि ज़्यादा ना ही कम। ज़्यादा करने से भी हमें हानि पहुंच सकती है पौधों को, और कम उपयोग करने से भी पौधों को उनका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उचित मात्रा में इनका उपयोग करना चाहिए। और व्यावसायिक उपयोग, तो व्यावसायिक उपयोग है जो, उसमें स्वस्थ
पौधे उगाकर व्यापारिक स्तर पर इन्हें बेचा जा सकता है। व्यापारिक स्तर पर इन्हें किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। अब देखिए आगे पूछा गया है कि कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो आप चित्र की कटिंग, चित्र के मतलब काट कर भी ला सकते हैं और नहीं तो आप चित्र बना भी सकते हैं, जो कि जैसे सीड ड्रिल का चित्र हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है 1.2 बी, और कल्टीवेटर का चित्र भी दिया गया है 1.1 सी। तो या तो आप चित्र काट कर या फिर चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है। तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह विधि है ड्रिप तंत्र सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है जो वह है कि कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है। तो देखिए इस नर्सरी या पौधशाला में पौधों को उगाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जिससे केवल स्वस्थ पौधों को ही खेत में रोपित किया जा सके, जिससे कि अच्छी उपज प्राप्त की जा सके। जो कि खराब पौधे हैं उनको अलग कर दिया जाता है और केवल स्वस्थ पौधों का ही चयन किया जाता है। जैसे कि हम जब धान के पौधे रोपित करते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार के पौधों का उपयोग किया जाता है जिसमें स्वस्थ पौधों को रोपित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार से हानिकारक हैं। तो देखिए इन पौधों को खरपतवार कहा जाता है और ये क्या करते हैं, जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है कि फसलों के भंडारण की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके नाम लिखना है। तो फसलों के भंडारण की जो विधियां हैं वह जूट के बोरों में अनाज को सुखा करके हम भंडारित कर सकते हैं और साइलो केंद्र और भंडारण गृह भी ऐसे होते हैं जिनमें कि इन फसलों को क्या किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। ये इसी के लिए निर्मित किए जाते हैं, फसलों के भंडारण के लिए साइलो और भंडार गृह। तो इस प्रकार से आज के जो प्रश्न है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के, हमने उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे दिए हैं और इनको आप हल कर सकते हैं। और इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।